जैसा कि पिछले क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किया था, लेकिन इसमें बहुत लोग को परेशानी था। चलिए फिर से समझते हैं। और क्वेश्चंस क्या है देखिए बच्चों, दिया हुआ है ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल whose vertices are z1 z2 and z3, ये दिया हुआ है। देन प्रूव दैट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू दिस। हमने इसको बोला था कि हमने रोटेशन कंसेप्ट से इसको बनाना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये एंगल क्या रहेगा π/3, ये भी एंगल क्या रहा होगा π/3। उसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। हम इसको एक को फिक्स करते हैं ना, समझिए इस बात को। फिक्स कर रहे हैं बी को, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप बीसी, जो आपको बीसी दिख रहा है, इसी को रोटेट करेंगे बीसी, बीसी ऐसे लिखा हुआ है, और इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री से, तो आपको कहाँ पहुंच जाएंगे, बीए पे पहुंच जाएंगे ना, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपको किसको रोटेट करना है, बीसी को रोटेट, किस पे पहुंचना है, बीए पे पहुंचना है। पहले हम बीए का ये लाइन लिखते हैं। तो बीए क्या हो गया आपका, हेड माइनस टेल, यानी कि z1 अपॉन z1 माइनस z2, है ना। z1 माइनस z2 अपन क्या बोला गया था कि मॉड भी लिखना है इसका, मॉड z1 माइनस z2 इक्वल टू किसको रोटेट कर रहे हैं, बीसी को। बीसी को आप क्या लिखेंगे, z3 माइनस z2 अपॉन इसका मॉडुलस z3 माइनस z2। ये पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। और e टू द पावर i अल्फा, अल्फा देखिए तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं। तो कितना हो जाएगा π/3, i π/3। अब देखिए आपको पता होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मॉड z1 माइनस z2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ना, z1 माइनस z2 का मॉड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जबकि ये z3 माइनस z2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मॉड की बात कर रहे हैं। तो दोनों बराबर होगा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बराबर ही होगा ना। ये हो जाएगा z1 माइनस z3, है ना, दोनों बराबर रहे होंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मॉडुलस है, लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर रहा होगा। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, z1 माइनस z2 इक्वल टू z3 माइनस z2 e टू द पावर i π/3। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली देखिए तो अब इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं। अब क्या हो रहा है आपको देखिए, एसी, एसी इस टाइप से, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज π/3 से रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सीबी पे पहुंच जाएंगे। सीए को रोटेट कर रहे हैं, ये वाला सी है अपना, सीए को रोटेट कर रहे हैं कहाँ पे, सीबी पे, कितने एंगल से, π/3, कितने एंगल से, π/3, वो भी क्या, क्योंकि π/3 क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में। तो आप किसको रोटेट करें, सीए को, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, सीबी पे। तो सीबी को आप कैसे लिखेंगे, z2 माइनस z3, है ना, अपॉन मॉडुलस होगा। तो हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सिमिलरली समझ लीजिएगा कि ये वाला जो चीज है नीचे दोनों का कट जाएगा, क्योंकि लेंथ की ही बात होगी। z2 माइनस z3 किसको रोटेट कर रहे हैं, तो z1 माइनस z3 इसको रोटेट कर रहे हैं, और कितने एंगल से, π/3, तो i π/3। इसके नीचे भी वो आएगा मॉडुलस, लेकिन कट जाएगा तो बातें वही हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। आपको क्या दिखेगा, एलएचएस में डिवाइड कीजिएगा तो z1 माइनस z2, आरएचएस में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, z2 माइनस z3। फिर एलएचएस का ये हो गया, आरएचएस में देखिए, आरएचएस में आपको 1 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो z3 माइनस z2 दिखेगा अपॉन z1 माइनस z3 दिखेगा, क्योंकि e टू द पावर i π/3 e टू द पावर i π/3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये z1 स्क्वायर माइनस z2 z1 माइनस z1 z3 प्लस z2 z3, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना प्यारे बच्चों। देखिए आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये एलएचएस मल्टीप्लाई इधर किए हैं, इसको उधर लिखे, तो आपको देखिएगा z1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इधर दिख जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। और z2 z1 z1 z2, यहाँ पे z2 z3 है, यहाँ पे z2 z3 है, तो z2 z3 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी उधर जाके मिल जाएगा z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, है ना। तो यही आपको प्रूव करना था, यही समझाया था पिछले क्लास में। फिर इस ये जो है
ये इसी का रूप है। आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो कभी क्या हो जाए Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 ये हो जाएगा। जैसे है Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3 सिमिलर केस बन जाएगा। आप एक बार करके देखिएगा, ये बन जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है ना। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये प्रूफ नहीं करना है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है ना। आपको ये याद रखना है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसका वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है, तो हम Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर को Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे आपने मॉडुलस का बात किया था ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद होगा बच्चों। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मॉडुलस का क्या कहता है? वो कहता है कि एक सर्कल होगा, यही बोला गया था ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, तो आर्गुमेंट का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट, है ना। सपोज कीजिए कि आपको दिया है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसका क्या मतलब है बच्चों? ये मतलब क्या कह रहा है कि एक जेड होगा, है ना, कहीं, वो पाई बाय 4 डिस्टेंस पे आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया है, तो यहाँ से ओरिजिन से ये जा रहा होगा, है ना, और कितने एंगल पे होगा, रियल एक्सिस से पाई बाय 4 एंगल पे होगा। तो सपोज कीजिए, है ना, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाय 4, या अगर कोई बोल दिया आर्गुमेंट ऑफ जेड, जनरलाइज फॉर्म देख लेते थीटा, है ना, तो इसका मतलब हुआ इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट ए रे। देखिए समझिएगा, इट रिप्रेजेंट ए रे, लाइन नहीं बोल रहे हैं ना हम, क्या बोल रहे हैं, रे। रे और लाइन में बेसिक डिफरेंस होता है। लाइन क्या होता है, लाइन का कोई और छोर नहीं होता है ना, लेकिन रे में एक ओरिजिनल पॉइंट होता है, यानी जहां पे से इनिशिएट करता है, एक तरफ कहीं होता है और डायरेक्टेड किसी और तरफ। लेकिन लाइन में और रे में यही डिफरेंस है। लाइन जैसे आप ऐसे लिख दे तो लाइन हो गया, लेकिन रे लिखने के लिए एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। इसको आप बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, ये चलता चला जाएगा, है ना, इस तरह से। तो हमने रे रिप्रेजेंट किया है, तो ये इट रिप्रेजेंट ए रे। तो रे रिप्रेजेंट करेगा व्हिच मेक्स एंगल, है ना, कितना एंगल बनाएगा, व्हिच मेक्स एंगल, व्हिच मेक्स एंगल थीटा, है ना, विथ रियल एक्सिस। अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए कि पाई बाय 4 लिखा है, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव रहता तो क्लॉकवाइज जाता। इट रिप्रेजेंट ए रे व्हिच मेक्स एंगल थीटा विथ रियल एक्सिस। और आर्गुमेंट ऑफ जेड है, कुछ नहीं दिया है, एंड originated from origin, है ना, originated from origin से आगे बढ़ेगा, है ना। सपोज कीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा, तो पहला लाइन वही रिपीट कीजिएगा, सिर्फ ये बदलेगा, है ना। ओरिजिनेटेड फ्रॉम पहला लाइन, तो आपका ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहला लाइन सेम रहने दीजिए, ओरिजिनेटेड फ्रॉम Z1, है ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया था उसमें, Z माइनस Z1 का मॉडुलस अगर रहा तो सिर्फ मॉड Z रहा तो सेंटर ओरिजिन देगा, लेकिन Z माइनस Z1 रहा तो सेंटर Z1 पे रहता है। याद होगा आपको उस वीडियो में जब मैंने समझाया था। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू पाई बाय 4, इसका क्या मतलब हुआ, Z माइनस 1 कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये 1 है ना, कहाँ पे होगा 1, तो पहले आप एक्सिस बना लीजिए, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस। 1 कहाँ होगा, पॉजिटिव साइड में, है ना, और 1 है। और देखिए Z1 के बदले क्या लिखा गया है, 1, 1 को आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0 आई, 1,0 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा, और वो एंगल कितना बनाएगा, पाई बाय 4। तो आप यहाँ पे एक वर्चुअल एक्सिस अपने मन से ड्रॉ कीजिए, और यहाँ से एक लाइन पाई बाय 4 पे ड्रॉ कीजिए, यही आपका है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 1 अपॉन इक्वल टू पाई बाय 4, इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 1 प्लस आई, है ना, इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अब समझिएगा बात को, आपको लिखना है Z माइनस Z1, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 लिखा हुआ है, Z माइनस कीजिएगा ना तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 माइनस आई। तो आपको जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1,
कहीं यहाँ पे वो पॉइंट रिप्रेजेंट, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, कहाँ से, ओरिजिन से नहीं होकर कहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ से, वो भी कैसा, तो -π/4 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए, तो जहां पे ओरिजिनेट होगा वहां पे आप एक वर्चुअल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर आप इधर बनाएंगे, ये लाइन बनाएंगे, तो ये π/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको -π/4 जाना है तो इस लाइन के क्लॉकवाइज जाएंगे, आप किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो गिवन कंडीशन है, आर्गुमेंट ऑफ z - 1 + i इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए फिर से समझिए इस दोनों को। पहले आपको z - z1 ढूंढना है। z1 जैसे पता चल जाएगा, x1 और y1 पता चल जाएगा, वो पॉइंट ढूंढ लीजिए, वहां पे वर्चुअल एक्सिस बना लीजिए। और फिर उसके बाद अगर थीटा पॉजिटिव है यानी π/4 है तो एंटी क्लॉकवाइज रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, और अगर थीटा नेगेटिव है तो रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज पहुंच जाइए। वही चीज लिखा हुआ है, z - 1 + i है, तो देखिए इसको z - z1 करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि z1 आपका 1 - i दिया है। तो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ये 1, -1 से 1, -1 हमने बना लिया, ये 1 है, ये -1 है, यहाँ पे वर्चुअल एक्सिस बनाया। अब देखिए एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, दूसरा लाइन हम आपको दिखा देते हैं, है ना। ये लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते थे π/4 पे, लेकिन हमने नहीं ड्रॉ किया। क्यों नहीं ड्रॉ किया, अगर ये +π/4 होता तब ये लाइन आंसर होता, -π/4 है इसलिए ये लाइन ड्रॉ। बच्चों समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़े हम लोग, है ना। चलिए देखिए, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ एग्जाम्पल, है ना, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, π/4 लिखा तो यहाँ से क्या जाएगा, मॉडुलस हटेगा, तो ये मॉडुलस अलग है ना। ये मॉडुलस जो आपने पढ़ा था ना, मॉड x इक्वल टू समथिंग, अगर k रहा तो आप x को क्या लिखते हैं, +- k, और मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन k रहा तो आप x को क्या लिखते हैं, -k/x k, है ना, यहाँ लिखते हैं। तो मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू k होता तो x कहां से कहां तक होता है, -k से। आप बेसिक फंडामेंटल पढ़े होंगे ना मॉडुलस में, तो उस ये मॉडुलस उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, मान लीजिए कि ये लेस देन नहीं हो, इक्वल टू नहीं होके क्या हो जाए, लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल टू, तब आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो इसको लिखिएगा, ये लिखा है -π/4 से आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू π/4। अब समझिएगा इस बात को, है ना। इक्वल टू था तो वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक मान लेते हैं रियल इमेजिनरी एक्सिस ये है, और दूसरा हम बात करते हैं रियल एक्सिस की, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये एक्स है अपना और ये वाई है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर इक्वल टू π/4, समझिएगा बात को, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर π/4 इक्वल टू रहता है तो आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसके बीचों बीच होगा कहीं पे। तो ये आपका π/4 रहा होगा, है ना, ये आपका π/4 रहा होगा। और -π/4 की बात करते तो आप कहते हैं कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं, और नीचे -π/4 गया होगा, है ना, ये बोलते। तो ये आपका क्या था, समझिएगा इस बात को। अगर इक्वल टू रहता तब आप सिर्फ यहीं पे काम कर छोड़ देते कि इसी पे कहीं ना कहीं रहा होगा, लेकिन अब इक्वल टू तो नहीं है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि π/4 से नीचे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या है आपका π/4 है ना, तो π/4 यानी 45 डिग्री। तो क्या चाहिए, 45 मैक्सिमम जाएगा, 45 से नीचे, 45 से नीचे कहने का मतलब अगर यहाँ पे 45 है, एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा तभी तो 30 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, 0 होगा, है ना, इस तरह से। यानी कि ये इस रीजन को, ये एक रीजन को डिनोट कर रहा है ना। तो कौन सा रीजन हो जाएगा आपका, देखिए, जो अगर लेस देन है तो इससे छोटा होगा, है ना। अगर -π/4 आपका यहाँ पे है, इस तरह से, इससे -π/4 से बड़ा चाहिए तो इस तरह से बढ़ते जाएगा ना 0 की तरफ। ये पूरा का पूरा रीजन आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला जो रीजन दिखाएगा, ये सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये होता, अगर इक्वल टू है तो सिर्फ एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन ग्रेटर देन की बात होगी तो एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। जो समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखिए,
क्या है, क्वेश्चंस आपके सामने है, फाइंड द एरिया। सुनिएगा, अगर समझने में दिक्कत है समझिए पहले ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस आई इंटू जेड प्लस 1 प्लस आई इंटू जेड बार, है ना, कंजुगेट, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो पहले तो आपको रीजन फाइंड करना होगा। आप इसके बारे में तो वाकिफ होंगे, है ना। मॉड जेड अगर 2 के बराबर होता, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता, लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन कैसा रीजन, वो सर्कल के जैसा ही। हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना। और z अगर x प्लस आई वाई है तो क्या क्या दिया है देखिए, तो 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इंटू जेड बार यानी कि x माइनस आई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसी को हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप जब बात कीजिएगा इसकी तो आपको दिख जाएगा, है ना। और ये 4 क्या इधर इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो एक बार सॉल्व कीजिए आप अपने से ना, फिर उसके बाद देखिए। चलिए बच्चों, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से फिर माइनस आई से, है ना, आपको कुछ इस तरह आया होगा। यहाँ पे देखेंगे आप माइनस आई एक्स प्लस आई वाई माइनस आई वाई, तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। तो आपको इधर दिखेगा 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक तो ये लाइन दिख जाएगा, और मॉड z अगर 2 के बराबर है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहीं पे है ना, अगर मॉड z लिखा हुआ है, मॉड z लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना। तो स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर 0 0 होगा और रेडियस इसका कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, और 2 या उससे छोटे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, है ना। जब आप ड्रॉ करेंगे, हमने जो क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, है ना। और एक है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो जब आप मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो मॉड एक्स का सर्कल ये बनेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, इससे लेस देन इक्वल टू इसके पूरे रेडियस, यानी कि ये पूरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर की बात जब हम लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2। अगर मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये 2,0 रहा होगा, है ना। ये 0.0,2 रेडियस है ना, ये -2,0 इस तरह से, है ना, -0,2 0,-2, है ना। अब देखिए, ये तो पहला स्टेटमेंट इसके लिए हो गया। दूसरा जब स्टेटमेंट था उसके लिए ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन x प्लस वाई है, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, x 0 पे y 2 दे रहा है, x 0 जब करेंगे तो y 2 इससे पास करेगा, y 0 करेंगे तो x 2, ये लाइन पास करेगा। अब हमें ये लाइन तब होता जब इक्वल टू का साइन होता, अभी क्या इनइक्वालिटी, यानी एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो रीजन कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको कैसा रीजन चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इससे आगे ऊपर की बात हो रही है, तो ऊपर की यानी कि दूसरे स्टेटमेंट से ये वाला रीजन हमें देखने को मिलेगा, है ना। ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा इस लाइन से। हमको इस दोनों रीजन को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। आपको दिख रहा होगा कि हम ये वाले रीजन में दोनों को कॉमन देख पा रहे हैं ना। इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है, ये वाला आपका कॉमन रीजन है, इसी का एरिया निकालना है। एरिया निकालना आसान है दोस्त। देखो बच्चों, कैसे आसान है, ये सब तो बताने की जरूरत भी नहीं है ना। कैसे, तो आपको पहले सर्कल का ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लीजिए। क्वार्टर है, एक क्वार्टर सर्कल है ना, और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा एरिया। आ जाएगा एरिया इक्वल टू क्वार्टर सर्कल का, यानी कि π/4, 4 से डिवाइड करते हैं, r स्क्वायर, r की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्यों, रेडियस 2 है, माइनस हाफ बेस इसका 2 है और हाइट भी 2 है, बस। तो 2 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा पाई, और यहाँ से आ जाएगा आपका -2। ये ही हो जाएगा आपका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, है ना। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं और आपको याद हो जाए, है ना। जो गिवन कंडीशंस दिया रहता है उस पे आपको सोचना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना, चलिए।
चलिए अब हम इसको समझते हैं, क्या है डी मोवर्स थ्योरम। इफ n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, यहाँ पे z इधर लिख रहे हैं तो n बिलोंग्स टू i कर लीजिए ना। इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा। कहने का ये मतलब है, ये कैसे होगा, जो पावर होगा ना इसका वो इसके एंगल में आ जाएगा, जो पावर होगा वही उसके एंगल में आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा को हमने क्या समझाया था, e टू द पावर i थीटा समझाया था, इसका पावर n है, आप क्या लिख देंगे e टू द पावर i n थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, फिर इसको उस तरह से ब्रेक कर दीजिए, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। पहले हम इससे यूलर्स फॉर्म में गए, फिर यूलर्स फॉर्म से फिर पोलर फॉर्म में आए, है ना। आपको याद